बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा दिन आता है जिस दिन उसका निकाह पढ़ा जाता है। ये दिन बहुत अहमियत का हामिल होता है क्योंकि इस दिन के बाद उसकी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाती है। मेरा नाम चौधरी तैयब हुसैन एडवोकेट है और आज हम बात करेंगे निकाह नामे के हवाले से कि आपने निकाह करना है मगर एहतियात के साथ। तो उसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि निकाह नामा क्या होता है, निकाह नामे को कैसे पुर किया जाता है, निकाह नामे में कौन कौन सी शिकें मौजूद होती हैं और निकाह नामे को कौन रजिस्टर करवा सकता है। एक हदीस के मुताबिक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह मेरी सुन्नत है और जो मेरी सुन्नत ना करे उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, तो लिहाजा निकाह कीजिए। एक और जगह फरमाया कि औरतों से उनके हुस्न की वजह से शादी ना करो कि हो सकता है कि उनका हुस्न तुम्हें तबाह कर दे, और ना ही उनसे उनकी दौलत की वजह से शादी करो कि हो सकता है कि उनकी दौलत तुम्हें गुनाहों में मुब्तला कर दे, बल्कि दीनदारी की वजह से किया करो। काली चपटी बदसूरत खादिमा अगर दीनदार हो तो वो खूबसूरत बुरी आदतों वाली औरत से कहीं बेहतर है। तो लिहाजा निकाह जरूर कीजिए, सूरत देखकर नहीं सीरत देखकर कीजिए। फजूल खर्ची किए बगैर निकाह को आसान किया जाए ताकि किसी की भी दिल शिकनी ना हो सके, कोई भी दुखी ना हो सके। तो हम बात करते हैं निकाह नामे के हवाले से कि निकाह नामा कौन से कानून पर बना होता है, निकाह नामे के अंदर कौन कौन सी शिकें मौजूद होती हैं, निकाह नामे को किस तरह से पुर किया जाता है, उसके अंदर और क्या क्या तफसीलात हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये मेरे पास एक निकाह नामा मौजूद है। ये इस तरह के दो वर्कों के ऊपर होता है। पहला वर्क इस साइड पर मौजूद है और दूसरा वर्क इस साइड पर मौजूद है। इसके एक जूम वर्जन आपको जो है वो स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। इसके अंदर जो है बताया गया है ये कि मुस्लिम ख़ानदानी कवानीन के ऑर्डिनेंस मजरिया 1961 के तहत वाज़े किए हुए कवायद और कायदा नंबर 8 और नंबर 10 के तहत मजूज़ा फॉर्म, यानी कि ये निकाह का फॉर्म जो है ये मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 के हिसाब से बनाया गया है। इसके अंदर सबसे पहले आए तो इसका सेक्शन 1 ये कहता है कि वार्ड या मौजे क्या है, यानी कि आपका वार्ड कौन सा है या आप कौन से मौजे से ताल्लुक़ रखते हैं, आप कौन से इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। फिर उसमें टाउन कौन सा आता है, आप कौन सी यूनियन काउंसिल से हैं, और आपको तहसील कौन सी लगती है और थाना कौन सा लगता है। सेक्शन 2 है कि दूल्हा और इसके वालिद का नाम, माह, इनकी सकूनत बिल तरतीब, यानी कि दूल्हे का नाम, उसके वालिद का नाम और उनका एड्रेस सेक्शन 2 में आता है। सेक्शन 3 कहता है दूल्हे की उम्र और तारीख़ पैदाइश। सेक्शन 4 कहता है दुल्हन के बारे में कि दुल्हन और इसके वालिद का नाम और इनकी सकूनत, यानी कि दुल्हन का एड्रेस, दुल्हन का नाम और दुल्हन के वालिद का नाम। फिर सेक्शन 5 कहता है कि आया दुल्हन कंवारी है, बेवा है या तलाक याफ्ता है। ये सेक्शन बहुत ज़रूरी है। कई लोग इस तरह से करते हैं कि उनको कोई रिश्ता आता है, वो शादी करते हैं, उनको मालूम होता है कि ये लड़की तलाक याफ्ता है, वो फिर भी उससे शादी कर रहे होते हैं, लेकिन अपने ख़ानदान और बरादरी में अपनी इज्जत बचाने की खातिर वो यहाँ पर इस सेक्शन 5 में लिख देते हैं कि दुल्हन कंवारी है। उसके बाद होता ये है कि ये जब निकाहनामा रजिस्टर हो जाता है तो ये एक हुकूमत का दस्तावेज़ बन जाता है, एक गवर्नमेंट का पेपर बन जाता है। तो लिहाजा इस कागज़ के अंदर झूठ बोलना जो है वो सरकारी कागजात के अंदर, सरकारी दस्तावेज़ात के अंदर धोखा करने के ऐन मुतरादिफ है। तो लिहाजा अगर आप तलाक याफ्ता हैं तो आप लिखें कि आप तलाक याफ्ता हैं, अगर आप बेवा हैं तो आप लिखें कि आप बेवा हैं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जब खुदा ना ख्वास्ता कुछ गड़बड़ होती है तो सबसे पहले इस सेक्शन 5 के अंदर जो झूठ बोला गया होता है कि अगर आप शादीशुदा थी, आप डाइवोर्स थी और आपने लिखा कि आप कंवारी थी, ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, आप जेल जा सकती हैं इसके अंदर। तो लिहाजा
آپ کو یہ چاہیے کہ آپ یہ ساری کی ساری چیزیں پہلے کلیئر کریں اور اس کے بعد آپ جو ہے نکاح کریں. اور نکاح نامے کے اندر میری گزارش ہے آپ سے کہ آپ جتنی بھی ڈیٹیلز دیں اپنی تمام سچ اور واضح دیں. سیکشن 5 کا جو الف پارٹ ہے یعنی کہ اے جو ہے وہ کہتا ہے کہ اگر دلہن بیوہ یا طلاق یافتہ ہے اور اس کے بچے ہیں تو ان کی تعداد اور نام. یعنی کہ یہ دیکھیں اگر آپ طلاق یافتہ ہیں, آپ نے وہاں پر لکھا سیکشن 5 کے اندر کہ میں طلاق یافتہ ہوں, اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے پھر کہ آپ کی اگر کوئی بچے ہیں تو آپ نے ان کے نام اس میں درج کرنے ہیں. سیکشن 6 پوچھتا ہے جی دلہن کی عمر اور تاریخ پیدائش. سیکشن 7 کہتا ہے کہ اگر دلہن کی طرف سے کوئی وکیل مقرر کیا گیا ہے تو اس کا نام و ولدیت اور سکونت. پہلے اس طرح سے ہوتا تھا کہ وکیل مقرر کیا جاتا تھا, وہ وکیل یہ نکاح نامہ لے کے جاتا تھا, ساتھ نکاح خواہ جاتا تھا, اس کو جا کر فل اپ کرواتا تھا, اور جو ہے یہ سارے کا سارا پروسیس دونوں فریقین کی جانب سے الگ الگ وکیلوں کے ہوتے ہوئے ہوتا تھا. لیکن اب کیونکہ زمانہ بدل چکا ہے, ماڈرنائزیشن آ چکی ہے, ہم ماشاءاللہ بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہو چکے ہیں, تو لہٰذا اب یہ چیز وجود میں نہیں ہے. تو یہ اس وقت کا ہے, اس میں آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ آپ بذات خود اس کو جو ہے وہ پر کر رہے ہیں. سیکشن 8 کہتا ہے کہ دلہن کے وکیل کے تقرر کے بارے میں گواہوں کے نام, ماولدیت اور سکونت, اور ان کی دلہن کے ساتھ کیا رشتہ داری ہے. یعنی کہ دلہن کی طرف سے کون کون سے گواہ موجود ہیں نکاح کے وقت میں, آپ نے ان کے نام لکھنے ہیں اور بتانا ہے کہ ان کی دلہن کے ساتھ کیا رشتہ داری ہے. سیکشن 9 کہتا ہے کہ اگر دلہے کی طرف سے کوئی وکیل مقرر کیا گیا ہے تو اس کا نام اور اس کی ڈیٹیلز. تو بات وہی ہے کہ آپ یہ بذات خود کر رہے ہوں تو آپ لکھیں گے بذات خود, اور اگر آپ کی جانب سے کوئی وکیل ہے تو آپ اپنے وکیل کا نام لکھیں گے یہاں پر. اور سیکشن 10 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ دلہے کے وکیل کے تقرر کے بارے میں گواہوں کے نام, ماولدیت اور سکونت. یعنی کہ دلہے کی جانب سے جو جو گواہ موجود تھے آپ نے ان کے نام بھی لکھنے ہیں. سیکشن 11 کہتا ہے کہ شادی کے گواہوں کے نام, ماولدیت اور سکونت. یعنی کہ شادی کے اندر جو لوگ موجود ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی 2 گواہ ہونے چاہیے. سیکشن 12 کہتا ہے کہ شادی سر انجام پانے کی تاریخ, یعنی کہ شادی کس دن ہوئی وہ ڈیٹ لکھے گی. مہر کی رقم, حق مہر کتنا ہونا چاہیے یہ اس کی رقم آئے گی سیکشن 13 میں. سیکشن 14 ہے مہر کی کتنی رقم معجل ہے اور کتنی غیر معجل. معجل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آن دا اسپاٹ آپ وہ پے کر دیتے ہیں, اور غیر معجل ہوتا ہے کہ آپ اس کو کچھ ٹائم کے بعد پے کرتے ہیں یا آن ڈیمانڈ پے کرتے ہیں. سیکشن 15 کے اندر آپ نے وہی ڈیٹیلز لکھنی ہے کہ آپ نے کتنا مہر ادا کر دیا ہے اور کتنا مہر آپ بعد میں ادا کریں. سیکشن 16 کہتا ہے کہ آیا پورے مہر یا اس کے کسی حصے کے عوض میں کوئی جائیداد دی گئی ہے, اگر دی گئی ہے تو اس جائیداد کی صراحت اور اس کی قیمت جو فریقین کے مابین طے پائی ہے. یعنی کہ اگر کسی جائیداد کو آپ نے حق مہر میں دیا ہے تو یہاں پر اس جائیداد کی بھی آپ نے ڈیٹیلز لکھنی ہے. سیکشن 17 کہتا ہے خاص شرائط اگر ہوں. سیکشن 18 کہتا ہے کہ آیا شوہر نے طلاق کا حق بیوی کو تفویض کر دیا ہے, اگر کر دیا ہے تو کون سی شرط کے تحت. سیکشن 20 کہتا ہے کہ آیا شادی کے موقع پر مہر و نان و نفقہ وغیرہ سے متعلق کوئی دستاویز تیار کیے گئے ہیں, اگر کیے گئے ہیں تو مختصر مندرجات. یعنی کہ اگر حق مہر سے متعلق یا پھر نان و نفقہ یعنی کہ آپ کے خرچے کے متعلق کوئی بھی جو ہے وہ کاغذات اگر کچھ تیار کیے گئے ہیں, جیسے پراپرٹی کے کاغذات ہیں یا چیکس ہیں یا کوئی اور چیزیں ہیں اس طرح سے موجود, تو ان کی ڈیٹیلز آپ نے یہاں پر لکھنی ہے. سیکشن 21 کہتا ہے کہ آیا دلہے کے یہاں پہلے سے کوئی بیوی موجود ہے, اگر ہے تو اس نے دوسری شادی کرنے کے لیے مسلم خاندانی فیملی آرڈیننس 1961 کے تحت چیئرمین ثالثی کونسل سے اجازت نامہ حاصل کر لیا ہے. جب آپ دوسری شادی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یونین کونسل سے ایک پرمیشن لیٹر چاہیے ہوتا ہے. تو آپ جب بھی دوسری شادی کریں تو اس کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں. ایک تو آپ اپنی پہلی بیگم سے اجازت لیجئے اور یونین کونسل سے پرمیشن لیٹر لیجئے, یا دوسری آپ اپنی پہلی بیوی کو
डाइवोर्स कर दीजिए, उसके बाद ही आप सेकंड मैरिज के अंदर आ सकते हैं। सेक्शन 21 का अलिफ पार्ट कहता है, ए पार्ट कहता है आया दूल्हा रंडवा है या तलाक याफ्ता है। तो यहाँ पर भी आपने सच लिखना है कि आपकी वाइफ की डेथ हो चुकी है या आप तलाक याफ्ता हैं अगर आप दूसरी शादी कर रहे हैं उस सूरत में। और सेकंड पार्ट कहता है कि आया दूल्हा के हाँ पहले से बीवी या बीवियां मौजूद हैं, अगर दूल्हा रंडवा या तलाक याफ्ता है तो इसके बच्चों के तादाद और नाम। तो लिहाजा यहाँ पर अगर आप पहले से शादीशुदा हैं तो आपने अपनी बीवी के बारे में बताना है, उसका नाम बताना है, अपने बच्चों के नाम और तादाद बताने हैं। ये सारी चीज़ें बताने के बाद ही आप इस सेकंड निकाह नामे को एनफोर्स करवा सकेंगे। और अगर आप इसके अंदर कुछ गलत बयानी करते हैं तो ये ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट है, ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, इसके अंदर बेल नहीं होती। तो लिहाजा आप झूठ बोलने से वैसे भी गुरेज कीजिए और सच बताइए। सेक्शन 22 कहता है कि नंबर व तारीख मरासला जिसके ज़रिए सालसी काउंसिल दूल्हा को दूसरी शादी करने की इजाज़त दी है, यानी कि यूनियन काउंसिल का वो डॉक्यूमेंट नंबर जिसमें उसने जो है आपको दूसरी शादी करने की इजाज़त दी है, वो नंबर आपने यहाँ पर लिखना है। सेक्शन 23 है कि निकाह ख्वाह का नाम और वल्दियत और उसका पता। सेक्शन 24 है कि शादी को दर्ज रजिस्टर करवाने की तारीख। सेक्शन 25 है कि फ़ीस रजिस्ट्रेशन जो अदा की गई, और उसके बाद जो है इसमें दुल्हा या उसके वकील के दस्तखत आएंगे, दुल्हे के वकील के तकर्रुर के गवाहान के दस्तखत आएंगे, दुल्हन के दस्तखत आएंगे, उसके बाद दुल्हन के वकील अगर मौजूद है तो उसके दस्तखत आएंगे, दुल्हन की जानिब से जो गवाहान मौजूद हैं उसके दस्तखत आएंगे, और एंड पे बिल्कुल निकाह रजिस्ट्रार के दस्तखत आएंगे और वो अपनी मुहर लगाएगा और उसके साथ निकाह ख्वाह के भी इसमें दस्तखत आएंगे। वैसे हम आपको बताते चलें कि रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज जो है वो मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस 1961 में जो है वो सेक्शन 5 के थ्रू की जाती है। सेक्शन 5 है इसका रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस, जो कि कहता है कि एवरी मैरिज शेल सोलमनाइज्ड अंडर मुस्लिम लॉ शेल बी रजिस्टर्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। इस फैमिली ऑर्डिनेंस के तहत हर यूनियन काउंसिल अपने इलाके से एक शख्स को लाइसेंस देगी कि वो निकाह को रजिस्टर करवा सके, और वो शख्स निकाह रजिस्ट्रार कहलाता है। हर उस शादी में जिसमें निकाह रजिस्ट्रार मौजूद नहीं है उसमें निकाह ख्वाह की ये ड्यूटी बनती है कि वो निकाह नामे लेकर जाए और उनको निकाह रजिस्ट्रार से रजिस्टर करवाए, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसको ये सज़ा दी गई है जो कि है 3 महीने की कैद और फाइन, जो कि तकरीबन 1000 रुपये फ़ाइन होगा और साथ तकरीबन 3 महीने की कैद या दोनों हो सकते हैं। इस तरह के इसकी 3 कॉपीज़ और होती हैं, एक ये और 3 वो, कुल मिला के 4। ये 4 कॉपीज़ होती हैं जिसमें से एक कॉपी दूल्हे को जाती है, एक कॉपी दुल्हन को जाती है, एक कॉपी यूनियन काउंसिल में जाती है और एक कॉपी को निकाह रजिस्ट्रार अपने पास रखता है। अगर आपको अपने निकाह नामे का रिकॉर्ड चाहिए तो आप यूनियन काउंसिल में या निकाह रजिस्ट्रार के पास प्रेस्क्राइब्ड फीस अदा करके आप उसको जो है हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको निकाह नामे के बारे में अब पूरा पता चल चुका होगा। प्रो लीगल पाकिस्तान CMH लॉ एसोसिएट्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि लोगों को निकाह नामे के बारे में भी अवेयरनेस हो सके। हम इसी तरह आपके लिए मज़ीद कानूनी टॉपिक्स के ऊपर मज़ीद वीडियोस बनाते रहेंगे। जस्ट वेट एंड वॉच।